स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। हम में से बहुत से लोग जानते हैं यूएसएसआर सोवियत यूनियन क्या है, रसिया कौन है, लेकिन बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं कि रशिया और यूएसएसआर में क्या फ़र्क है। देखिए 1905 में पहले रशिया था और 1917 के रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर यानी यूनियन बन गया, संघ बन गया। अब ये बना कैसे? तो दोस्तों 1905 में जब रशिया था तो राजशाही चलती थी, राजा हुआ करते थे, है ना। तो समाज पहले का अलग था। और वो कैसे? जो अपने निकोलस थे, निकोलस सेकंड राजा, उनका राज था। अब जो है उनके राज में 80 से 82% तक किसान थे, मजदूर थे, और 3 से 4% अपने वर्किंग क्लास, अपने मिडिल क्लास थी, और 11 से 12% अपने रॉयल्स थे, किंग्स, राजा। और ये 80 वाले परसेंट जो थे इन्होंने कर दिया 1905 में आंदोलन। करते भी भाई यार, जब राजशाही होती है, राजशाही इतनी जुड़ी हुई थोड़ी होती है जमीन से। राजा तो अपना, अब हमारे भगवान श्री राम जैसे राजा थोड़ी थे, अपने प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग देते, राजशाही थी। तो 1905, और एक कारण यह भी था कि जब रशिया और जापान की वॉर भी हुई थी, लड़ाई भी हुई थी, और उसमें रशिया हार गया था। और जब हार जाता है कोई तो उसके जनता में जनाक्रोश होता ही है। जैसे अपने 1962 में हुआ था, तो नेहरू जी के प्रति जनाक्रोश था ही। इसी जनाक्रोश को लेकर जनता सड़क पर उतरी। मास डेमोन्स्ट्रेशन, सामूहिक प्रदर्शन सेंट पीटर्सबर्ग में ये हो रहा था, और ये जा रहे थे राजा के महल की तरफ। और तभी एक रशिया का ऑफिसर, आर्मी का, आ जाता है, जियोरी गोपुन, और कहता है सैनिकों को, इन पर गोली चला दो, निहत्तों पर गोली चला दो। भाई उनके हाथ में गन थोड़ी होगी, गन से आंदोलन थोड़ी कर रहे होंगे, तो पोस्टर लेके हाथ, अपनी मांग लेके हाथ कर रहे थे। और जब गोली चलाते हैं तो खून की नदियां बह जाती है, पूरी सड़कें लाल हो जाती हैं। इसी को कहा जाता है ब्लडी संडे, रेड संडे। तो दोस्तों जब ऐसा कोई आंदोलन होता है तो इसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। इसमें से लीडर्स भी निकलते हैं। जैसे कि हमारे आज़ादी का आंदोलन चला था, उसमें कई लीडर निकले। ऐसे ही इसमें से एक लीडर निकले, व्लादिमीर लेनिन। 1880 से और 1924 तक इनकी जन्म रहा, 53 साल तक ये जिए। और दोस्तों ये मार्क्सिज्म के बहुत सिद्धांतवादी थे। ये मान लीजिए रशिया के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जब यूएसएसआर जुड़ रहा था 15 देशों से, तो इनका बहुत बड़ा हाथ था, फाउंडर हेड थे। 1917 के आंदोलन में मानो इन्होंने तो जान डाल दी। 1918 में इनकी पार्टी जनरल असेंबली, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनी गई और वहां पर सरकार बदली। इन्होंने इस यूनियन के लिए बहुत अच्छे काम करे, बड़े काम करे। बैंकों को नेशनलाइज कर दिया, वहां की व्यवस्थाएं सुधारी, वहां की इंडस्ट्रीज को उभारा। और इन्हीं की थ्योरिटी, इन्हीं की आइडियोलॉजी को कहते हैं लेनिनिज्म। 1905 के जन समूह को, आंदोलन को जब खूनी रूप दे दिया गया तो इनकी क्रांति पूरी नहीं हुई, मांग पूरी नहीं हुई। जैसे कि अपने ही भारत में 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ था तो मांगे पूरी नहीं हुई थी, आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन उसका रूप 1947 में जरूर दिखाई दिया था। ठीक ऐसे ही 1905 में इनकी मांगे पूरी नहीं हुई, लेकिन 1917 में फिर से ये उभर कर आए और इन्होंने मांग करी सोशलिज्म, सोशलिज्म, सोशलिज्म। हमें समान अधिकारवादी एक सरकार चाहिए, हमें कम्युनिस्ट चाहिए। क्योंकि क्या होता था, जो राजा लोग होते थे वो इतने जमीन से जुड़े नहीं होते थे और अपनी प्रॉपर्टीज इन सबको पे ज्यादा फोकस करते थे, तो लोगों को समाज कहां जाता था? समाज तो कहीं रहता ही नहीं था। तो समाज को आगे करने के लिए इन्होंने कम्युनिस्ट नीति सुनी और पूरे विश्व में पहली बार ऐसा कैपिटलिज्म के खिलाफ आंदोलन हुआ। दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान और जर्मनी पर ऐसा अटैक हुआ, वर्ल्ड वॉर एंड हुई, तो जब यूएसएसआर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यूएसएसआर ने ईस्ट वर्ल्ड वाली जो कंट्रीज थी
उनको फैसिस्ट फोर्सेस से आजाद कराया था, नाजीवादी से आजाद कराया था, जो कि इन पर बहुत अत्याचार करते थे। और जब आप किसी को दिल से जुड़ जाते हैं, अत्याचारों से मुक्त करते हैं, तो आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और ये सारी कंट्रीज इस संघ में, सोवियत संघ में मिल गई। और जब इनकी नीति धारण, इनकी राजनीति नीति जो नई कंट्रीज थी, निर्धारित नहीं थी, सोवियत यूनियन ने इसको अपना कम्युनिज्म दिया, सोशलिज्म दिया और इन्होंने अपनाया। और इसी को कहा गया सोशलिस्ट ब्लॉक। इसी ब्लॉक को एक मिलिट्री रूप दे दिया गया वॉर्सो पैक्ट करके। आप सब एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन जब आप शक्ति से एक दूसरे के साथ होते हैं तो साथ की कुछ अलग बात होती है दोस्तों। वॉर्सो एक मिलिट्री पैक्ट था नाटो के खिलाफ। इनके यहां उस समय राजनीतिक स्थितियां बहुत मजबूत थी। वहां एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कोई अपोजिशन पार्टी ही नहीं थी, तो स्थिरता बहुत अच्छी थी। और दोस्तों यहां पर इकोनॉमी जो थी सेंट्रल प्लान्ड थी, किसी बिजनेसमैन का हाथ नहीं था। आजकल क्या होता है, बिजनेसमैन सरकारों को चला लेते हैं। जब कुछ ऐसा नहीं था, वहां तो जनता की सरकार थी। और दोस्तों कम्युनिकेशन इतना बढ़िया था, नीचे की बात ऊपर तक पहुंचती थी। इस संघ की, सोवियत यूनियन की इकोनॉमी बहुत मजबूत थी, सिवाय अमेरिका के। इसलिए तो इसके साथ इसका कंपटीशन था। और दोस्तों मशीनरी प्रोडक्शन इतना अच्छा था, ऑयल्स इनके पास रिसोर्सेज थे, ऑयल्स थी, स्टील्स थी, आयरन्स थी, इनके यहां एक्सपोर्ट करते थे ये। और दोस्तों सुई से लेके कारें तक बनती थी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, परंतु कैपिटलिज्म वाले देशों से मैच नहीं कर पाती थी। दोस्तों एक बिजनेसमैन की क्वालिटी और एक सरकार की क्वालिटी में फर्क तो होता ही है। अरे आप हेल्थ केयर में, आप एजुकेशन पे, आप वेलफेयर स्कीम्स पर इन्वेस्ट करती है सरकारें, और कैपिटलिज्म वाले तो सिर्फ कमाने को ही सोचते हैं। तो क्वालिटी में और लाइफ स्टैंडर्ड में फर्क था। लेकिन यहां पर कोई बेरोजगारी नहीं थी। यहां की जमीनों पर, सरकारी खजानों पर सिर्फ सरकार का ही हक था। दोस्तों कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं थी। जैसे भारत की तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे मेरे घर के पास एक तालाब है, सरकार का है वो, सरकारी खजाना, और एक बहुत बड़ा जमीन भी है, प्राइवेट है। दोनों मिक्स्ड हो गए, लेकिन वहां कोई प्राइवेट नहीं, वहां तो सरकार ही सरकार थी। दोस्तों उसी को कहा गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो दोस्तों हर एक चीज का नेगेटिव पॉइंट होता है। इस जनता की सरकार में क्या प्रॉब्लम थी? तो दोस्तों यहां पर ब्यूरोक्रेसी बहुत हाई लेवल की थी, अथॉरिटेरियन ज्यादा था। आप चले जाइए कुछ सरकारी कामकाज कराने, आपको पता चलेगा कैसा कामकाज होता है। आप चले जाइए एसबीआई में अकाउंट खुलवाने, आप चले जाइए प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाने, आपको खुद पता होगा। दोस्तों मैं कमेंट नहीं करना चाहता। यहां पर ये ज्यादा बढ़ गई तो लोगों की लाइफस्टाइल पर फर्क पड़ने लग गया यार। फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो कुछ नाम ही नहीं रहा। लोग अपनी बातें सरकार से जोक्स के थ्रू कहने लगे, कार्टून में लिखने लगे। और भारत में तो इससे पूरा विपरीत है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में चलने वाले प्रधानमंत्री को बोलता है। यही तो है डेमोक्रेसी दोस्तों। वहां डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी, और ये एक गलत पॉइंट भी है किसी देश के लिए। आप किसी के मुंह पे ताला नहीं लगा सकते, वरना आपके देश के समाज में ताला लग सकता है। यहां पर रिफॉर्म की मांग उठने लगी। कहा गया पहले तो इस वन पार्टी सिस्टम को खत्म करो, और बिल्कुल सही बात है। आपका देश एक पार्टी चला सकती है क्या? जब तक विचारों को समूह नहीं होगा, आपको आजादी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों एक्चुअली ये अकाउंटेबिलिटी के लिए भी खराब चीज है। आपकी इंस्टीट्यूशन, आपकी सारी मुद्राएं, आपकी हर एक चीज एक पार्टी संभालेगी, तो जवाबदेही भी वो पार्टी होगी। अगर उसने जवाब नहीं दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, ये 15 देश जो थे सोवियत यूनियन में, ये कुछ मांग करते भी थे तो सुनी नहीं जाती थी। इन पर रशिया का कल्चर थोपा जाता था, एक कल्चर थोपा जाता था, और ऐसा बिल्कुल गलत है। अपने भारत देश में हमें गर्व होना चाहिए, 28 के 28 स्टेट का अलग कल्चर होता है। और दोस्तों इसमें जो है ऑन पेपर रशिया तो एक मेंबर ही था, लेकिन रशिया प्रैक्टिकली उससे कहीं ज्यादा बढ़कर था। रशिया तो डोमिनेट करता था दोस्तों, डोमिनेट। आप एक बात बताइए, सारे आंदोलन कहां पर हुए? रशिया में हुए ना। डोमिनेट तो करना स्वाभाविक ही था। लेकिन यह प्रॉब्लम कम नहीं थी जो शीत युद्ध के दौरान आर्म रेस चलने लग गई, हथियारों की लड़ाई चलने लग गई।
जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो दूसरी चीज छूट जाती है। यहां पर तो समाज सुधारने की जरूरत थी, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की जरूरत थी, यहां पे तो आर्म रेस दे दी। यहां पर इन्होंने मैचिंग शुरू करने लग गई कि हम जो है यूएस से पीछे नहीं रह सकते, जितने उस पर हथियार उससे डबल हम रखेंगे, ज्यादा हम रखेंगे। इसी के चलते पूरा पीछे का सिस्टम पूरा खराब हो गया। टेक्नोलॉजी में पीछे छूट गया, इंडस्ट्री में पीछे छूट गया, मशीनरी प्रोडक्शन में पीछे छूट गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, लोगों की आशंकाओं पर खरा उतरने से पीछे छूट गया। लोगों को उम्मीद ही नहीं रही कि ये होने वाला भी है। और इतना तो कम नहीं था, 1979 में अफगानिस्तान का क्राइसिस भी सिर पे ले लिया। यूएसएसआर वहां पर गया था एशिया पर कंट्रोल बनाने के लिए, अमेरिका वहां पर घुसा, तालिबान बनाया, तालिबान ने इसको मारा और पीछे इसको आना पड़ा। लेकिन दोस्तों, जो रोजगार काम करने वाले होते हैं, जो प्रतिदिन कमाते हैं, उन्होंने थोड़ा तो बढ़ाया, लेकिन आखिरकार इकोनॉमी तो गिरनी ही थी और 1970s के दौरान बिल्कुल लो पर चली गई और स्टैग्नेंट चिपक गई। तो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में देखेंगे जब यूएसएसआर इतनी सारी समस्याओं से घिर चुका था, आगे क्या हुआ, कैसे गोर्बाचेव ने अपना दायित्व निभाया और कैसे ये 15 देशों वाला एक यूनियन टूटने की कगार पर आया। आई होप आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।